वो कौन सी ताकत थी जिसने इतनी चुपचाप, इतनी चालाकी से यह सब कर दिखाया? एकदम खामोशी में, बिना किसी हलचल के सब कुछ कैसे हो गया? जब देश का राष्ट्रपति चैन की नींद सो रहा था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। अचानक तेज रोशनी के साथ कोई सीधे राष्ट्रपति के कमरे तक कैसे पहुंच गया? आखिर कैसे एक पूरे देश के राष्ट्रपति को पलक झपकते ही अपने कब्जे में ले लिया गया? बिना एक भी गोली, बिना किसी हथियार के इस्तेमाल के इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे हुआ? और फिर उसी खामोशी में राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर में बैठाकर ले जाया गया। लेकिन सवाल अभी भी वही है, आखिर क्यों एक देश के राष्ट्रपति को जेल में डाल दिया गया? तीन जनवरी 2026 की रात काराकस शहर नींद में डूबा था, लेकिन यह सन्नाटा धोखा था। कैरेबियन की लहरें शांत थीं, मेरा फ्लोरेस पैलेस रोशनी में था, सब सामान्य लग रहा था। गार्ड्स अपनी ड्यूटी बदल रहे थे, स्नाइपर्स छतों पर तैनात थे, हर दिशा सुरक्षित दिखाई दे रही थी। अंदर राष्ट्रपति मादुरो चैन से सो रहे थे। उन्हें भरोसा था कोई दुश्मन यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि खतरा बाहर नहीं, उनके सिस्टम के अंदर घुस चुका था। यह हमला बमों से नहीं, तकनीक से होने वाला था, जो पूरे देश को एक साथ अंधा कर देगा। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन राष्ट्रपति अपने कमरे में नहीं थे और देश में भी नहीं थे। वो हजारों किलोमीटर दूर एक गुप्त अमेरिकी जेल में थे। बिना एक गोली चले सब हो चुका था। दुनिया हैरान थी, यह कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था, बल्कि आधुनिक युद्ध का नया चेहरा था। मीडिया ने इसे ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई बताया, लेकिन असली कारण कुछ और ही था। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व था, जो इसे सबसे अहम देश बनाता था। 300 बिलियन बैरल तेल और नए लिथियम भंडार, ये सब भविष्य की ताकत। इसी वजह से सुपर पावर की नजरें इस देश पर थीं। ये सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि संसाधनों की लड़ाई थी। मादुरो धीरे धीरे रूस और चीन के करीब जा रहे थे, जिससे अमेरिकी की चिंता बढ़ गई थी। अगर चीन ने यहाँ पकड़ बना ली, तो वैश्विक ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल सकता था। यही डर इस मिशन की असली वजह बना। यह गिरफ्तारी नहीं, बल्कि रणनीतिक कब्जा था। लेकिन वेनेजुएला कोई आसान लक्ष्य नहीं था। उसकी सुरक्षा मजबूत और तकनीक उन्नत थी। रूस का S-300 सिस्टम और आधुनिक हथियार इसे एक किले जैसा सुरक्षित बना चुके थे। सीधा हमला करना जोखिम भरा था, इसलिए योजना बनाई गई कि इसे अंदर से तोड़ा जाए। इतिहास गवाह है, हर बड़ा किला बाहर से नहीं, अंदर के विश्वासघात से गिरता है। CIA ने सीधा हमला नहीं चुना, उन्होंने ढूंढा एक ऐसा इंसान जो सबसे अंदर था। वो कोई साधारण सैनिक नहीं, बल्कि राष्ट्रपति का भरोसेमंद जनरल था। उनका साया। उसे ऑफर मिला, नई पहचान, अमेरिकी नागरिकता और करोड़ों डॉलर की जिंदगी। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने फैसला लिया, और उसी पल सब बदल गया। उस गद्दार को कोड नेम दिया गया कार्डिनल, जिसने अपने देश का नक्शा बेच दी। उसने बताया राष्ट्रपति कहाँ सोते हैं, गार्ड्स कैसे तैनात है और दीवार कितनी मजबूत है। सबसे अहम उसने बताया, सुरक्षा की सबसे कमजोर कड़ी वेंटिलेशन सिस्टम था। अब मिशन साफ था। 3 जनवरी की रात लक्ष्य था बिना शोर के राष्ट्रपति को निकालना। ऑपरेशन की शुरुआत धमाके से नहीं, एक खामोश ड्रोन से हुई, जो आसमान में दाखिल हुआ। ये ड्रोन इतना साइलेंट था कि रडार पर बस एक पक्षी जैसा दिखाई दे रहा था। उसने इंफ्रारेड कैमरे से हर मूवमेंट रिकॉर्ड की और सीधा पेंटागन भेजी। स्क्रीन पर सब सामान्य दिखा, गार्ड्स अपनी जगह थे, कोई अलर्ट नहीं था। तभी आदेश मिला, ग्रीन सिग्नल। अब असली खेल शुरू होने वाला था। अचानक आसमान में अदृश्य F-35 जेट्स दाखिल हुए, जो रडार पर दिखते ही नहीं। उन्होंने फेक सिग्नल भेजने शुरू किए और रडार स्क्रीन पर हजारों जहाज दिखने लगे। ऑपरेटर्स घबरा गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि असली खतरा कौन सा है। घबराहट में उन्होंने रडार की पावर बढ़ा दी, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही पावर बढ़ी, उनकी लोकेशन उजागर हो गई और मौत ने उन्हें ढूंढ लिया। सिर्फ 9 सेकंड में 12 रडार स्टेशन आग के गोले बन गए और सिस्टम अंधा हो गया। अब देश देख नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था और लड़ने की ताकत खो चुका था। रडार अंधे होते ही आसमान से बमवर्षक विमानों की एंट्री हुई और हालात तेजी से बदलने लगे। B-52 ने
सैन्य ठिकानों पर भारी बमबारी की, जिससे सेना में डर और अफरा तफरी फैल गई। ये हमला शहर पर नहीं था, बल्कि उन ताकतों पर था जो राष्ट्रपति को बचा सकती थी। इसी बीच B-1 लैंसर ने कम्युनिकेशन टावर्स को निशाना बनाया और संपर्क पूरी तरह टूट गया। अब सेना के पास न रडार था, न रेडियो और न कोई साफ आदेश। हर जगह सिर्फ अराजकता थी। लेकिन असली हमला जमीन पर नहीं, डिजिटल दुनिया में चल रहा था, जहां सब कुछ कंट्रोल हो रहा था। वेनेजुएला का पावर ग्रिड एक वायरस से संक्रमित किया गया था, जो सालों से छिपा हुआ था। जैसे ही सिग्नल मिला, उस वायरस ने पूरे सिस्टम को बंद करना शुरू कर दिया। रात के 2:45 पर अचानक शहर की बत्तियां बुझने लगी और अंधेरा हर जगह फैल गया। हॉस्पिटल, मेट्रो, ट्रैफिक सिस्टम सब बंद हो गया और लोग सड़कों पर आ गए। लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इंटरनेट और न्यूज चैनल भी बंद थे। अमेरिका ने अंडरसी केबल्स तक को जाम कर दिया था और देश दुनिया से कट चुका था। सबसे खतरनाक था GPS का बंद होना, जिससे सेना की दिशा और पहचान दोनों खत्म हो गई। टैंक गलत दिशा में जाने लगे और मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असफल रही। सैनिकों के पास हथियार थे, लेकिन जानकारी नहीं थी। वो अंधे योद्धा बन चुके थे। कम्युनिकेशन टूटते ही सेना एक संगठित शक्ति नहीं, बल्कि भीड़ में बदल गई। हर जनरल अपने तरीके से आदेश दे रहा था, लेकिन कोई भी किसी तक पहुंच नहीं रहा था। पूरा देश जैसे एक अंधेरे कमरे में बंद हो गया था, जहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। और तभी अंधेरे आसमान से काले हेलीकॉप्टर तेजी से राजधानी की ओर बढ़ने लगे। ये थे नाइट स्टॉकर्स, जिनका मकसद था ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा पूरा करना। हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर बेहद नीची उड़ान में बढ़ रहे थे, ताकि किसी रडार की नजर उन तक ना पहुंचे। उनके अंदर बैठे थे डेल्टा फोर्स कमांडो, जिनकी ट्रेनिंग ही असंभव मिशन को पूरा करना होती है। उनकी आंखों पर नाइट विजन था, जिससे अंधेरा भी उनके लिए दिन जैसा साफ दिख रहा था। टारगेट करीब है, एक धीमी आवाज कम्युनिकेशन में गूंजी और सभी सतर्क हो गए। कुछ ही पलों में टीम राष्ट्रपति भवन के अंदर पहुंच गई। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। दरवाजा सामने था, मोटा स्टील और कंक्रीट का, जिसे तोड़ना आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने बम का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि लक्ष्य को जिंदा पकड़ना जरूरी था। कमांडो ने थर्मल लेंस निकाला, जिसकी गर्मी लोहे को भी पिघला सकती थी। धीरे धीरे दरवाजा कटने लगा, जैसे गर्म चाकू मक्खन को काटता है। अंदर की हलचल देखने के लिए थ्रू वॉल रडार से कमरे को स्कैन किया गया। स्क्रीन पर 2 हीट सिग्नेचर दिखे, मतलब लक्ष्य अंदर मौजूद था। कंफर्म टारगेट आदेश मिला और टीम तुरंत एक्शन में आ गई। दरवाजा खुलते ही फ्लैश बैंग फेंका गया और तेज रोशनी से कमरा भर गया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया, जैसे समय रुक गया हो। और फिर कमांडो अंदर घुसे और राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ लिया। कोई गोली नहीं चली, कोई शोर नहीं हुआ। सब कुछ सेकंड्स में खत्म हो गया। मादुरो को तुरंत बाहर लाया गया और हेलीकॉप्टर में सुरक्षित बिठा दिया गया। जमीन पर पूरा ऑपरेशन 45 मिनट से भी कम समय में पूरा हो चुका था। जब तक सेना समझ पाती, उनका नेता देश से बाहर जा चुका था। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने दुनिया को दिखा दिया कि युद्ध अब बदल चुका है। जब सुबह हुई तो पूरी दुनिया चौंक चुकी थी। एक देश का राष्ट्रपति बिना युद्ध के गायब हो चुका था। टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर थी। मादुरो एक कैदी की तरह बैठे थे और दुनिया ये समझ नहीं पा रही थी। रूस और चीन हैरान थे, इतने मजबूत डिफेंस सिस्टम के बावजूद ये कैसे हो गया। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक मैसेज था कि आधुनिक युद्ध का चेहरा बदल चुका है। अब लड़ाई बंदूकों से नहीं, सिस्टम और डेटा के कंट्रोल से जीती जाती है। वेनेजुएला की हार इसलिए नहीं हुई कि उसके सैनिक कमजोर थे या उनके पास हथियार कम थे। उनकी हार इसलिए हुई क्योंकि उनकी तकनीक उनके अपने कंट्रोल में नहीं थी। उनका GPS, उनका सॉफ्टवेयर, उनका नेटवर्क सब किसी और के हाथ में था। और जब उस कंट्रोल को बंद किया गया तो पूरा देश एक साथ रुक गया। ये वही पल था जहां टेक्नोलॉजी ने बारूद को हरा दिया और इतिहास बदल दिया। 21वीं सदी में डेटा ही नया तेल है और टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। जो देश अपनी तकनीक खुद नहीं बनाता, वो दूसरों पर निर्भर रहता है। और निर्भरता ही सबसे बड़ी कमजोरी होती है, जो किसी भी वक्त खतरा बन सकती है। वेनेजुएला के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। ये दिखाता है कि युद्ध अब जमीन पर नहीं, नेटवर्क
और सिस्टम में लड़े जाते हैं। अगर सिस्टम आपके नहीं है तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार तय हो सकती है। अब सवाल ये नहीं कि किसके पास ज्यादा हथियार है, सवाल है किसके पास कंट्रोल है। जो कंट्रोल में है वही ताकतवर है और वही भविष्य को दिशा देता है। दुनिया तेजी से बदल रही है और हर देश को अपनी डिजिटल ताकत बनानी होगी, क्योंकि आने वाले समय में जीत उसी की होगी जो तकनीक का मालिक होगा, यूजर नहीं।